अरे भाभी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। आप तो ऐसे काम कर रही हैं जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं है। ठीक ठाक शरीर है अभी आपका और हाथ पैर आपके चलते नहीं हैं। कहाँ गई आपकी महारानी बेटी नेहा? जरूर चद्दर तान के सो रही होगी। एक बात बताओ, 4 महीने पहले आप अपने घर का सारा काम कैसे करती थी? क्या घर का काम जेठ जी से करवाती थी? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और बबलू पिंकी का टिफिन पैक करके मुझे दीजिए। आपको तो पूरे दिन घर में आराम करना है, पर मुझे मेरे दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाना है। मैं और आपके देवर कितना करते हैं आप दोनों माँ बेटी के लिए, पर आप लोगों की आंखों में जरा भी पानी नहीं है। चलो बच्चों, तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। तुम्हारी ताई जी को तो रसोई का काम निपटाने में 10 बज जाएंगे। अमिता अपनी जेठानी नंदिनी जी से कहती है। नंदिनी जी बोली, अमिता, नेहा रात का सारा काम खत्म करके सोती है तो उसकी नींद सुबह जल्दी कैसे खुलेगी? फिर उसे आज कॉलेज भी जाना है। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं, वो भी तो बच्ची ही है। जानती हूँ तुम और देवर जी हमारे लिए बहुत करते हो, पर ये भी तो देखो, हम माँ बेटी भी तो घर का सारा काम करके तुम्हारा बोझ हल्का कर देती हैं। फिर तुम हमसे ऐसी कड़वी बातें क्यों करती हो? अमिता बोली, भाभी आप इतनी भी सीधी नहीं हैं जितना बनती हैं। सुबह सुबह मेरा मुंह मत खुलवाइए। भाई साहब को गुजरे 4 महीने हो गए हैं। कितने दिनों से आपके देवर आपको कह रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट वाले कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए, पर मजाल है कि आप टस से मस हो जाएं। मैं सब समझती हूँ, ये आप और आपकी पढ़ी लिखी बेटी की साजिश है। अब जल्दी से रसोई का काम निपटाइए। जब तक मैं वापस आऊँ सारा काम हो जाना चाहिए। अमिता गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने बच्चों को लेकर चली गई। कुछ ही देर में नेहा रसोई में आ गई और बोली, माँ, मैंने आपसे कहा था ना, आप बस बबलू पिंकी का नाश्ता बना देना, बाकी का सब काम मैं कर लूंगी। आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और आप तो जानती ही हैं, दर्द ज्यादा बढ़ गया तो आपकी दवाई लाने वाला भी कोई नहीं है। इतना कहते कहते नेहा की आंखें भर आई। नंदिनी जी बोली, बेटा तुम मेरे लिए परेशान मत हो, बस तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अब भगवान ने हमारे किस्मत में दुख लिख ही दिया है तो हमें तो काटना ही होगा। काश तुम्हारे पापा जिंदा होते तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। नेहा बोली, माँ, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी नहीं थे? फिर आपने चाचा चाची के साथ रहने का फैसला क्यों किया? नंदिनी जी बोली, क्या करूं बेटा, अकेली औरत जो एक बेटी की माँ हो, उस पर समाज और रिश्तेदारों का बहुत दबाव होता है। मैंने सोचा हमारे सिर पर भी किसी मर्द का साया होगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए और तुम्हारी जिंदगी संवर जाए तो मैं समझूंगी मेरी तपस्या सफल हुई। अब चलो तुम भी हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लो, फिर मुझे जल्दी जल्दी काम भी खत्म करना होगा। नेहा बोली, नहीं माँ, झाड़ू पोछा और बर्तन मैं कर लूंगी। आप जाइए, नहाकर पूजा कर लीजिए और चाची के आने से पहले कुछ खाकर दवाई ले लीजिएगा। इतना कहकर नेहा ने माँ को रसोई से बाहर भेज दिया और बाकी का सब काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। 4 महीने पहले नेहा के पिता की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। रिश्तेदारों ने दबाव डाला, जिसके कारण नंदिनी जी को बेटी के साथ देवर देवरानी के साथ रहना पड़ा। अपने सारे पैसे, जेवर और जरूरी कागज नंदिनी जी ने अपनी देवरानी अमिता के हाथों में सौंप दिए, ताकि उनकी बेटी नेहा की पढ़ाई लिखाई का उनके देवर देवरानी पर बोझ ना पड़े। नंदिनी जी को जैसे ही नेहा ने नाश्ता दिया, तभी अमिता घर के अंदर दाखिल हुई और बोली, हे भगवान, देखो तो जरा, दोनों माँ बेटी का कभी पेट ही नहीं भरता है। अरे तुम्हारे कमाने वाले चाचा ने अभी तक कुछ खाया नहीं और तुमने अपनी माँ को खाना भी परोस दिया। शर्म है कि नहीं? नेहा बोली, चाची, माँ को दवाई लेनी होती है। अगर वो दवाई लेट से खाती है तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है, बस इसीलिए। नेहा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अमिता बोली, तुम्हारी माँ अगर लेट से खाएगी तो क्या उसको लकवा मार जाएगा? मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी और ये नाश्ता करने लगी। चलो लाओ मुझे 2 नाश्ता और मेरे लिए 1 कप चाय बनाओ। इतना कहते हुए अमिता नंदिनी जी के हाथों से पोहे की प्लेट लेकर पोहा खाने लगी। नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नंदिनी जी ने उससे धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं चाची को चाय बनाकर दे देती हूँ, तुम नाश्ता करके तैयार हो जाओ। नेहा बोली, नहीं माँ, आप बैठिए, मैं चाची के साथ आपके लिए भी चाय बनाती हूँ और आपके लिए भी पोहा लाती हूँ। क्या बोली? खबरदार, जो मेरी चाय के साथ अपनी माँ के लिए चाय बनाई, पहले मेरे लिए दूध वाली अच्छी सी चाय बनाओ और फिर अपनी माँ को काली चाय दो। दूध की चाय इस उम्र में इन्हें हजम नहीं होगी।
और अपने चाचा जी के लिए नाश्ता पहले निकाल दो। उसके बाद जो बचे उसमें से तुम दोनों माँ बेटी खा लेना। नेहा अंदर ही अंदर जल रही थी और सोच रही थी, एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है, वो भी तब जब उसकी माँ और वो दिन रात घर का एक एक काम करती है। वक्त ऐसे ही बीतता रहा। सही पोषण और वक्त पर दवाइयाँ न मिलने के कारण नंदिनी जी का घुटनों और कमर का दर्द बढ़ने लगा और नेहा पर पूरे घर की जिम्मेदारी आने लगी। इधर नेहा की पढ़ाई खत्म हुई, उसने एजुकेशन लोन लिया, फिर उसी शहर से MBA की और नौकरी की तलाश करने लगी। एक रोज सुबह के 8 बज रहे थे। अरे ओ महारानी, क्या खुद को शीशे में निहार रही है और पिछले आधे घंटे से ब्रश किए जा रही है? घर का काम क्या तेरा भूत करेगा या फिर बुलाऊं तेरी माँ को? हद होती है, हम इतना करते हैं पर ये नमक हराम घर का एक काम सही तरीके से नहीं करती, बस अपनी किताबों में ही लगी रहती है। अब तो पढ़ाई भी खत्म हो गई, फिर क्यों बाहर के खाक छानती फिरती है? अमिता चाची नेहा से बोली। नेहा जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर बोली, चाची कम से कम ब्रश तो शांति से करने दो। वैसे भी रात को रसोई साफ करके सोते सोते मुझे 11:30 बज जाते हैं। यहाँ तक कि माँ के पैर भी नहीं दबा पाती। दिन भर जब मैं घर नहीं रहती तो माँ कितना काम करती होंगी। काश पापा जिंदा होते तो माँ की ये हालत नहीं होती। इतना कहते कहते नेहा की आंखें भर आई। अमिता उसके कान पकड़ते हुए बोली, देखो तो अपनी माँ के लिए कितना प्यार जाग रहा है। ज्यादा चू चपड़ की तो दोनों माँ बेटी को बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। सोच, तेरी बूढ़ी माँ को तो कोई कुछ नहीं करेगा, पर तुझे तो गिद्ध की तरह नोच खाएंगे। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे सिर पर छत है। अब जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बनाओ और फिर नाश्ते की तैयारी करो। नेहा बोली, चाची ये सब सुनते सुनते कितने साल बीत गए। क्या आप लोगों ने हमारी जिम्मेदारी इसीलिए ली थी कि हम माँ बेटी को आप नौकर बनाकर रखेंगी? हमने तो हमेशा आपको अपना माना, पर आपने हमें मुफ्त की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। फिर क्या था? अमिता ने एक जोर का चांटा नेहा के गाल पर जड़ दिया और बोली, बदतमीज लड़की, तेरी जबान बहुत तेज हो गई है। तुझे क्या लगता है तू यहाँ फ्री में रह रही है? तो माँ बेटी पर क्या हमारा कोई खर्चा नहीं होता? अगली बार अगर ऐसा बोली ना तो तेरी माँ की दवाइयाँ भी बंद करवा दूंगी। अब चल जा यहाँ से। नेहा अपने गाल पर हाथ रखकर बोली, अब तो दर्द भी नहीं होता चाची। थप्पड़ की आवाज इतनी जोर की थी कि नंदिनी जी भी अपने कमरे से निकल आई और बोली, अमिता ये क्या कर रही हो? जवान लड़की पर कोई हाथ उठाता है? अमिता बोली, समझा लो अपनी बेटी को, बहुत ज्यादा बोलने लगी है। अगर मैंने इसके चाचा से इसकी शिकायत कर दी तो वो इसके हाथ पैर तोड़कर इसे घर में बिठा देंगे। फिर पढ़ाती रहना बेटी को। इतना कहकर अमिता वहां से चली गई। नंदिनी जी बोली, बेटा क्यों अपनी चाची के मुंह लगती हो? जानती तो हो तुम उनका स्वभाव। बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। तुम पढ़ लिख लो, फिर अपने दिल की आवाज को कभी मत दबाना। तुम्हारे पिता की इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बनो। मैं जानती हूँ कि यहाँ की परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं है, पर तुम हार मत मानना। माँ की यही बातें नेहा को साहस देती थी। समय बीता। एक रोज नेहा ने चहचहाते हुए घर में प्रवेश किया और बोली, माँ, ओ माँ, कहाँ हो? मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। नंदिनी जी बोली, क्या बात है बेटा? मैं यहाँ रसोई में हूँ। देख जरा ध्यान से, बरसात का मौसम है, आंगन में बहुत पानी है, कहीं फिसल कर गिर मत जाना मेरी बच्ची। नेहा नंदिनी जी के गले लगकर बोली, माँ मुझे नौकरी मिल गई। दिल्ली की एक अच्छी कंपनी से मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेटर आया है। अब मैं आपको इतनी खुशियाँ दूंगी कि आप पिछले सारे गम भूल जाएंगी। मैं पापा के सपने को पूरा करूंगी माँ। नेहा की खुशी उसके चहकते हुए चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। नंदिनी जी ने उसका माथा चूम लिया और बोली, खुश रहो मेरी लाडो, बधाई हो। कब जाना है दिल्ली? तुम्हें जाने की तैयारी शुरू करनी होगी। तभी कमरे से अमिता की आवाज आई, अरे ओ नेहा, क्या बात है जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? जरूर हमारे खिलाफ तुम दोनों माँ बेटी मिलकर कुछ साजिश रच रही हो, वरना तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों होती? और ये तुम्हारे हाथ में कैसा कागज है? लाओ दिखाओ मुझे। इतना कहते हुए अमिता ने अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथों से खींच लिया और पढ़ने लगी। हे भगवान, ये मैं क्या पढ़ रही हूँ? तुम नौकरी करने दिल्ली जाओगी और आप जेठानी जी, आपका दिमाग क्या घास चरने गया है जो अकेली लड़की को दिल्ली भेजेंगी, वो भी नौकरी करने के लिए? अजी सुनते हैं बबलू के पापा, देख लो आपके रहते हुए दोनों माँ बेटी इतने जरूरी फैसले भी खुद लेने लगी।
इस विषय में इन लोगों ने आपसे कुछ पूछने की जरूरत तक नहीं समझी। नेहा बोली, चाची आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। ये कागज कोई अरेस्ट वारंट नहीं है जो आप इतना हल्ला मचा रही हैं। पहले एक नजर देख तो लीजिए, ये अपॉइंटमेंट लेटर आया है। मुझे दिल्ली की एक कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। इतने में अमिता का पति सुजीत बात में शामिल होते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? और क्या कहा तुमने नेहा? अपॉइंटमेंट लेटर? तुम दोनों माँ बेटी ने जिद की पढ़ने की, तो हमने पढ़ने दिया क्योंकि कॉलेज अपने शहर में ही था। अब पढ़ाई पूरी हो गई है, अब इसकी शादी का सोचो भाभी। क्यों फालतू के सपने खुद भी देखती हो और इसे भी दिखाती हो? लड़की को ज्यादा पंख मत दो, पता चला नए नए गुल खिलाएगी, शादी के बाद ससुराल वालों का मन होगा तो नौकरी कर लेगी, पर ये सब अभी नहीं होगा। नेहा परेशान होकर बोली, लेकिन चाचा जी दिल्ली की नौकरी बहुत अच्छी है और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। इस कंपनी में नौकरी के लिए कितने ही लोगों ने अप्लाई किया था, पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब है मैं इसके लिए काबिल हूँ, फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? सुजीत बोला, सिर्फ तुम्हारे चाहने से नहीं होगा, हमें भी तो सोचना है। कुछ हुआ तो बदनामी तो मेरी होगी ना। और भाई साहब ने तुम दोनों को सिर पर ज्यादा ही चढ़ा रखा था, पर मेरे रहते ये सब नहीं चलेगा। अमिता नंदिनी जी से बोली, मेरा एक चचेरा भाई है, उसका एक बेटा है। मैंने उससे नेहा की बात चलाई है, कल या परसों उसे परिवार के साथ बुला लेती हूँ और इन दोनों की शादी तय कर देंगे। वो लोग दान दहेज भी नहीं लेंगे तो ये परेशानी भी मिट जाएगी। देख लीजिए भाभी, हम लोग आपकी बेटी के लिए कितना सोच रहे हैं और आप हैं कि इसे दिल्ली भेजने की तैयारी कर रही है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुजीत आगे बढ़कर बोला, हाँ रहते हमारे साथ हो तो हमारी बात तो माननी ही पड़ेगी। हमें भी अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचना है। अभी वे छोटे हैं, आगे उन्हें भी पढ़ना है। तुम्हारे खर्चों में ही उलझे रहेंगे तो हमारा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। आज नंदिनी जी ने बहुत हिम्मत की और बोली, अमिता तुम किसकी बात कर रही हो? वही लड़का ना जिसने मुश्किल से ग्रेजुएशन की है और अभी तक बेरोजगार है। मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी और वो लड़का कुछ नहीं करता है, यहाँ तक कि पढ़ाई भी खींचतान कर की है। तुम मुझसे मेरी बेटी की बराबरी कर रही हो। अमिता बोली, अरे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा या उसकी उम्र निकल गई है? मर्दों की डिग्री नहीं पैसा देखते हैं, और फिर लड़का हट्टा कट्टा है। नौकरी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। शादी के बाद दोनों चले जाएंगे दिल्ली, वहीं रहकर वो भी कोई ना कोई नौकरी कर ही लेगा। क्यों जी? सुजीत बोला, हाँ और नहीं तो क्या। और दिल्ली जब दोनों जाएंगे तो इन दोनों का खर्चा उसके माँ बाप उठाएंगे। कम से कम हमारे सिर पर तो ये बोझ नहीं रहेगा। नंदिनी जी बोली, पर देवर जी मेरी बात तो सुनिए। सुजीत ने उनकी बात अनसुनी कर दी। इस बात से नंदिनी जी के चेहरे पर परेशानी और आंखों में आंसू देखकर नेहा का मन खट्टा हो गया। वो बोलने पर मजबूर हो गई, चाचा जी पापा नहीं है तो क्या मैं सपने देखना बंद कर दूं? आपको हमने अपना माना, माँ और मैं नौकरों की तरह इतने वर्षों तक घर का सारा काम करते रहे। अपने सारे पैसे और जेवर माँ ने आप लोगों के हाथों में सौंप दिए, इसीलिए ना कि मेरे पालन पोषण और पढ़ाई के लिए आपको कभी खर्च ना करना पड़े। फिर भी आप लोगों ने कभी माँ को सम्मान के दो शब्द नहीं कहे, बल्कि चाची तो आते जाते हमेशा हमें दुत्कारती रहती थी। हमने आप लोगों को अपना समझा और सम्मान दिया, कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचा। और आप लोगों के मन में हमारे प्रति ऐसे विचार हैं, छी छी, आपके इस दोहरे चेहरे से तो हमारे रिश्तेदार भी अनजान हैं। सुजीत बोला, लड़की हो इसलिए चुप हूँ, वरना हाथ पैर तोड़कर रख देता। खबरदार जो एक शब्द और कहा तो। बहुत हिम्मत करके नेहा फिर बोली, बहुत देर हम चुप रहे, पर अब मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। माँ तुम भी अपना सामान पैक करो, हम दोनों साथ में दिल्ली चलेंगे। मेरी एक सहेली के मम्मी पापा वहाँ रहते हैं, कुछ दिन उनके साथ रहकर हम अपना कहीं रहने का प्रबंध कर लेंगे। और चाचा जी आपके पास पापा के जितने भी फिक्स डिपॉजिट के पेपर हैं वो मुझे दे दीजिए। हाँ इस घर में से मैं अभी अपना हिस्सा नहीं लूंगी क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। और हाँ चाची, माँ के जेवर आपके पास रखे हैं, वो मुझे चाहिए क्योंकि वो मेरे पिता ने मेरे लिए बनवाए थे। और हाँ मेरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, जब समय होगा तब मैं शादी कर लूंगी और आपको न्योता भी भिजवा दूंगी। नेहा तेजी से अपने कमरे में चली गई। सुजीत बोला, देख रही हैं भाभी अपनी बेटी को? नंदिनी जी बोली, देवर जी उसे ये सब कहने पर आप लोगों ने ही मजबूर किया है। आखिर कब तक चुप रहेगी वो? एक न एक दिन अपने अधिकार के लिए आवाज तो उठाएगी ही।
आप तो मुझसे उम्र और रिश्ते दोनों में छोटे थे, फिर भी मैंने आज तक आपकी बात नहीं काटी। पर अब मेरी बेटी सक्षम हो चुकी है, उसे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। पिता नहीं रहे तो क्या हुआ, अपने दिल की आवाज तो वो सुन ही सकती है। और नेहा का फैसला मुझे सही लगता है। अब मैं वहीं रहूंगी जहाँ मेरी बेटी रहेगी। आप बस सारे जरूरी कागजात और मेरे सब जेवर निकाल कर रखिए। मेरे पास पूरी लिस्ट है कि आपके पास मेरे कितने जेवर और कागज हैं। हम जल्दी से जल्दी जाने की तैयारी करते हैं। इतना कहकर वो भी अंदर चली गई। अमिता गुस्से में बोली, मैं इन दोनों माँ बेटी की खाल उधेड़ दूंगी, पर इन्हें कुछ नहीं दूंगी। सुजीत बोला, चुप हो जा भाग्यवान, हमें उनका सब कुछ उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ भाभी के नाम है। फिर कागज रखने से क्या होगा, शुक्र मनाओ, अभी तक उन पैसों का इंटरेस्ट हम खाते आ रहे हैं, और इस घर और हमारी जमीन में अभी वो हिस्सा नहीं मांग रही है। अगर तुमने जबरदस्ती की तो नेहा वो भी मांग सकती है। दोनों माँ बेटी जाती हैं तो जाने दो, हम समय रहते ही जमीन बेच देंगे और ये घर भी बेचकर दूसरी जगह घर ले लेंगे। अगले दिन सारे फिक्स डिपॉजिट के कागज और जेवर नंदिनी जी के हाथ में थे। जेवर और जो सबसे छोटी रकम का डिपॉजिट था उसे लेकर दोनों माँ बेटी बैंक पहुँचे। जेवरों को उन्होंने लॉकर में रखवा दिया और जो सबसे छोटी रकम थी उसे तुड़वा कर नंदिनी जी ने बैंक से पैसे निकलवाए और बेटी के साथ अपना जरूरी सामान लेकर हमेशा के लिए दिल्ली चली गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।